आज की वीडियो में हम आपके बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट 2 की रिवीजन करेंगे। किसके थ्रू? एमसीक्यू के थ्रू। हम देखेंगे कि इस यूनिट से किस किस तरह के एमसीक्यू एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर पर। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रेफरेंस में हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, राइट है? तो पहली स्टेटमेंट क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व। मतलब क्या उसके, ये अभी तक कंप्लीट विकसित हो चुके हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक कंटिन्यू फॉर्म में अभी भी हैं। इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को वो चेंज कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर येट टू बी इवॉल्व। कि अभी होने बाकी हैं। अब ये नहीं कह सकते सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमारे बाकी हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल हमारे इवॉल्व हो चुके हैं और कुछ जो टाइम के साथ इवॉल्व होने हैं, चेंज होने हैं, वो हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत होती है। तीसरी स्टेटमेंट है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवेल्यूएशन। कि आपके जो भी प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो कंटिन्यूस प्रोसेस में है इवेल्यूएशन के। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि हमारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो कोई ये नहीं है कि वो फिक्स हो गए, वो टाइम के साथ इवॉल्व हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवेल्यूएशन, ये स्टेटमेंट सही है। किसके रेफरेंस से? हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाय प्रोफेशन एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज। कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो प्रोफेशन था वो क्या था? तो हमने देखा था कि जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे वो क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे वो। तो इसका ऑप्शन आपका जो ए है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस इज कंसीडर्ड टू बी डैश इन नेचर। पहला है फ्लेक्सिबल, जो अपने आप को चेंज कर सके। दूसरा है रिगिड, मतलब जो एकदम सॉलिड हो, वो कभी अपने आप को चेंज ना करे। तीसरा है क्रिएटिव, जो टाइम के हिसाब से, क्रिएटिविटी के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को, कह सकते हैं इन्वेंशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहे, इनिशिएटिव लेता रहे। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो जब भी हम बात करते हैं प्योर साइंस की, तो प्योर साइंस के अंदर हम बात करते हैं फैक्ट्स की, थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू रिसर्च। तो क्या होता है, हमारे क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव होते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका जो सी है, ये करेक्ट ऑप्शन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन सी स्टेटमेंट है जो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट को बेस्ट वे में डिफाइन करती है? तो पहले सबसे हमारे पास स्टेटमेंट है इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस एंड एक्शंस। तो क्या हमारे जो सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है वो टेक्निक्स होती है मैनेजमेंट की? नहीं, ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। दूसरी है इट इज़ अ प्रोसीजर विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप टू बी टेकन। मतलब एक ऐसी तरीका होता है जिसमें हमें पता होता है किसी काम को करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को सीरीज में, सीक्वेंस में लेना है। तो एग्जैक्टली यही आपका राइट ऑप्शन होता है कि टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसीजर है जिसके अंदर होता है कि किसी काम को करने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को सीक्वेंस में लेना है। तो इसका ऑप्शन आपका जो बी है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अब आपके जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है किसके बेस पे डेवलप हुए हैं? पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। तो जो भी हमारे प्रिंसिपल थे वो इन तीनों के बेस पे डेवलप हुए हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, कुछ एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, और कुछ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर। तो इसका ऑप्शन आपका जो डी है, ऑल ऑफ द अबव, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कि हमारे पास यहाँ 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है विद द रेफरेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहली हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? द प्रिंसिपल्स आर गाइडिंग्स टू एक्शन। या एग्जैक्टली कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमें गाइड करते हैं एक्शंस लेने के लिए। पहली स्टेटमेंट भी सही है विद द रेफरेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
दूसरी स्टेटमेंट है द प्रिंसिपल्स डू नॉट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हमने भी प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है किसकी बात करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। तीसरा है प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू मैनेजर टू टेक डिसीजंस वाइल परफॉर्मिंग वेरियस मैनेजमेंट एक्टिविटीज या वेरियस मैनेजमेंट फंक्शंस। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है कि आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं हेल्प करते हैं हमारे मैनेजर्स को उनके मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर डिसीजन लेने के लिए। तो ये तीन के तीन ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स एंड साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि आपके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस और हर साइज के ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई होते हैं। So this statement reflect that the principles of management are। तो ये स्टेटमेंट किस तरह के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, शो कर रही है। पहला जनरल गाइडलाइंस, ये तो नहीं हो सकता हमारा आंसर, क्योंकि गाइडलाइंस तो बात एक तरह से हमें एक गाइड करते हैं किस तरह डिसीजन लेने हैं, लेकिन ये तो बात नहीं कर रहा कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इनका यूज़ करें। दूसरा है फ्लेक्सिबल, ये भी आपका नहीं है। तीसरा यूनिवर्सल अप्लीकेबल, कि हर जगह ये अप्लीकेबल होते हैं, हर जगह इनको अप्लाई किया जाता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, बड़ा हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, मतलब किसी भी तरह का मैनेजमेंट, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस टू ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स बिकॉज, कि हमारा जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये हम एक रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हमारी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स के लिए। तो इसका रीज़न क्या है? तो अब हमारे पास यहाँ चार कंडीशंस है, चार सिचुएशंस है, और हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सी सिचुएशन है, कौन सी ऐसी कह सकते हैं बात है जिसकी वजह से हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। तो सबसे पहली सिचुएशन है जो कह सकते हैं, कंडीशन दे रखी है कि द रियल बिजनेस सिचुएशन आर कॉम्प्लेक्स। कि जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वो क्या है, गाइडलाइंस है, लेकिन जब हम रियल बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाते। एग्जैक्टली ये भी सही स्टेटमेंट हमारी। दूसरी है द रियल बिजनेस सिचुएशंस आर डायनामिक, कि जो रियल बिजनेस की सिचुएशंस हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बन गए वो तो एक बार फिक्स बने किसी चीज़ के लिए, बट हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो बिजनेस है वो डायनामिक है, डे बाय डे अपने आप को चेंज कर रहा है। तो डायनामिक सिचुएशन में किसी चीज़ का एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ये भी स्टेटमेंट सही है आपकी। और तीसरा है द प्रिंसिपल एक्ट एज अ जनरल गाइडलाइंस, और जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये गाइडलाइंस की तरह वर्क करते हैं। तो ये पॉइंट भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, तीनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं रिगार्डिंग टू कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हमें रेडीमेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करता। तो इसका ऑप्शन आपका फोर्थ ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड। आपके जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के उनको मॉडिफाइड किया जा सकता है हमारे मैनेजर्स के थ्रू, जब उन्हें लगे कि उस प्रिंसिपल को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, डिमांड या सिचुएशन जैसी उनके सामने, उसके हिसाब से अपने प्रिंसिपल्स को मोल्ड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट किस तरह के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रही है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, पहला रिगिड, दूसरा कंटिंजेंट, तीसरा फ्लेक्सिबल और चौथा यूनिवर्सली अप्लीकेबल। तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को हर सिचुएशन में मोल्ड कर सके, चेंज कर सके। तो वही बात हमारी इस प्रिंसिपल के अंदर की बात करी गई है कि मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको मैनेजर्स चेंज करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग देयर सिचुएशन डिमांड। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट enhance the understanding of relationship between human and material resources for the achievement of organization goals। तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो बात करता है कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में रिलेशनशिप की, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कह सकते हैं प्रिंसिपल दे के हमें इनके अंदर से आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट किस कह सकते हैं प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है। पहला है कॉज एंड रिलेशनशिप,
या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसकी तरह हम बात करते हैं अगर कोई काम हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट देखा जाएगा, तो यहाँ पर तो हम कहीं ह्यूमन और मटेरियल के बारे में बात ही नहीं कर रहे। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन और मटेरियल के बारे में कोई कॉन्टेक्ट नहीं यहाँ पर। तीसरा है फॉर्म बाय प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी आपका राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आपका मेनली बिहेवियरेबल, बिहेवियरेबल मतलब किस तरह का बिहेवियर होगा। बिहेवियर क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है हमारे मटेरियल के साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमारे ह्यूमंस का। तो इसका ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज़ टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। विथ फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्क्राइब इन द गिवन सिचुएशन या गिवन स्टेटमेंट। तो किस फीचर को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के डिस्क्राइब किया गया है आपकी जो ऊपर स्टेटमेंट है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है कंटिंजेंट, दूसरा है मेनली बिहेवियरल, और तीसरा है कॉज एंड इफेक्ट, और चौथा है जनरल गाइडलाइंस। तो अगर हम कंटिंजेंट की बात करें, कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है कि हमने देखना होता है कि एग्जैक्ट सिचुएशन के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, उसके हिसाब से हमें चेंज करना होता है अपने प्लान को, अपने प्रिंसिपल्स को। तो यही हमारी स्टेटमेंट में बोला गया है। तो इसका ऑप्शन जो आपका ए है ये आपका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट emphasizes ऑन लॉजिकल एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग रेदर ऑन द बेसिस ऑफ बायस एंड प्रेजुडिस। कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम बात करते हैं कि जो भी डिसीजंस हो, उन डिसीजंस को लेने के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल और रैशनल तरीका हो, ना कि कोई कह सकते हैं बायसनेस या प्रेजुडिस के हिसाब से हम कोई डिसीजन ले। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स दैट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू। ये स्टेटमेंट किस तरह के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को शो कर रही है। पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। दूसरा है साइंटिफिक डिसीजंस, एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर, हमारे डिसीजंस कैसे होंगे, हमारे लॉजिकल और रैशनल डिसीजंस होंगे। लॉजिकल और रैशनल मतलब हम साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहे हैं, किसी ट्रुथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी क्या है, साइंटिफिक डिसीजंस। तो आपका इसका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूल ऑफ थंब रेफर्स टू, कि आपका जो रूल ऑफ थंब है वो किस चीज़ को रेफर करता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे सामने, यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इश्यूज। किसका यूज़ करना, अपने पर्सनल जजमेंट का यूज़ करना मैनेजमेंट के डिसीजंस को लेने के लिए, मतलब यहाँ पर बायसनेस की बात करी जा रही है। दूसरी स्टेटमेंट है अडॉप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू रिसॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मतलब हमारे पास यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंटिन्यूअस अलग अलग तरीके अपनाते रहें जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। तीसरा है बोथ ऑफ द अबव, और चौथा है नन ऑफ दिस। जिसका जो ऑप्शन आपका सी है बोथ ऑफ द अबव, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम बात करते हैं रूल ऑफ थंब के अंदर, ये कह सकते हैं रूढ़िवादिता की, एंशियंट जो तरीका था उसी को फॉलो करते रहो, कोई भी नई टेक्निक्स, नए साइंटिफिक डिसीजंस वहाँ ना लिए जाएं। तो क्या करते हैं, अपने पर्सनल जजमेंट का यूज़ करते हैं किसी डिसीजन को लेने के लिए, मैनेजमेंट के इशू को सॉल्व करने के लिए। और ये किस अप्रोच का यूज़ करते हैं, हिट एंड ट्रायल अप्रोच का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू टेलर even a small production activity like loading figures of iron into box can be scientifically planned and managed. This can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and material. तो अकॉर्डिंग टू टेलर क्या कहते हैं कि आपकी छोटी से छोटी एक्टिविटी को किसके थ्रू किया जाना चाहिए, साइंटिफिक प्लानिंग और मैनेजमेंट के थ्रू किया जाना चाहिए, जिसके थ्रू कि हम अपनी कह सकते हैं बहुत बड़ी ह्यूमन एनर्जी को सेव करेंगे
इसके साथ ही साथ हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, हमारा जो मटेरियल है, हमारा जो टाइम है, उन सभी को भी हम सेव कर पाएंगे। तो ये कौन से हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं टेलर? हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं, हमें इन चारों को देखना है। तो पहला है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो हम बात करते हैं ग्रुपिज्म की, कि हमें एक ग्रुप में काम करना है, आपसी भेदभाव में काम करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट तो इसके अगेंस्ट है, मतलब है ही नहीं कुछ। दूसरा है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ये बात कर रहा है साइंस, मतलब हर काम को एक साइंटिफिक तरीके से करना, साइंटिफिक प्लानिंग के थ्रू करना, ना कि एक रूढ़िवादिता के हिसाब से। तो एग्जैक्टली यस, आपका जो यही ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन है इस सिचुएशन के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से। क्योंकि इसी स्टेटमेंट में हम बात करते हैं कि आपका जो भी काम होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए कि हम हर काम के पीछे देखें किस तरह हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, वेस्टेज को कम कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं विद द यूज ऑफ साइंटिफिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, scientific management has for its foundation the firm conviction that the true interest of the management and worker are one and the same. The prosperity for the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity for the employees and vice versa. इसके अंदर बात करते हैं किस साइंटिफिक स्टेटमेंट के अंदर बात करी गई, किस साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर ये बात करी जाती है कि हमारे जो भी मैनेजमेंट और जो वर्कर होते हैं, इन दोनों का एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ, किसी मैनेजमेंट के साथ, उसकी हम कह सकते हैं जो उसका लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सारे एक दूसरे के साथ रहने चाहिए। क्योंकि किसी की वजह प्रॉस्पेरिटी तो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगी, ना तो एम्प्लॉयर के पास ना ही एम्प्लॉयज़ के पास। तो कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट बात करता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर हैं ये आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट के हिसाब से, एक दूसरे के भले के लिए काम करें, आपस में एक संयोग बना कर रखें। तो इसका कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन में ही आपका राइट आंसर है। इनका अगर आप हार्मनी का हिंदी मीनिंग देखते तो क्या होता है, संयोग होता है जो कि बात करता है आपसी भाईचारे की, आपस में साथ रहने की। तो वही आपका राइट ऑप्शन है सी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, according to the principle of scientific management, the employee should be rewarded for their suggestions which result in substantial reduction in the cost. ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के, इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को कब रिवॉर्ड दिए जाने चाहिए, अकॉर्डिंग टू कि उसने जो भी सजेशंस दिए, उन सजेशंस की वजह से हमारी जो भी सब्सटेंशियल कॉस्ट थी किसी प्रोडक्ट की वो कम हो गई। तो ये किस प्रिंसिपल के अंदर बात की जाती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड दिए जाते हैं फॉर देयर सजेशंस। और कैसे सजेशन, वो सजेशंस तो हमारे किसी भी कॉस्ट को कम कर दे। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है, प्रिंसिपल है साइंस नॉट अ थंब। ये आपका, क्योंकि ये तो बात करता है सिर्फ एक काम को करने के तरीके की, यहाँ पर कोई सजेशंस की बात नहीं करता। दूसरा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। या एग्जैक्टली कोऑपरेशन के अंदर हम बात करते हैं सजेशंस की, कि अपने एम्प्लॉयज़ से जो मैनेजमेंट है वो सजेशंस लेता है कि किस तरह वो अपने काम को और इम्प्रूव कर सकता है, अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकता है। तो इसका ऑप्शन आपका जो बी है ये राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू टेलर ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज हर क्वालिटीज़। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर स्पेसिफिक पर्सन को, हर स्पेशलिस्ट को उसकी क्वालिटी के हिसाब से काम दिए जाने चाहिए। द एम्प्लॉयज हु पोजेस टेक्निकल मास्टरी शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग वर्क। जिसके पास कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज हो किसी प्लानिंग को करने की, तो उसको प्लानिंग का वर्क दिया जाना चाहिए। और अगर किसी के पास एनर्जी एंड गुड हेल्थ है तो उसके पास काम दिया जाना चाहिए उस काम को एग्जीक्यूट कराने का। मतलब जिसकी जैसी एबिलिटी उसके हिसाब से उसको काम दिया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये कंडीशन, ये सिचुएशन किस तरह की हमारे प्रिंसिपल की बात करिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो एक्जैक्टली यही बात कर रहा है कि हम हर पर्सन को डेवलप करते हैं उसकी हाईएस्ट एफिशिएंसी तक। कैसे कि जिस चीज़ का वो स्पेशलिस्ट है उसी का वर्क उसको प्रोवाइड कर कर।
अगर कोई टेक्निकल है तो उसको हम प्लानिंग दे रहे हैं, अगर किसी की हेल्थ अच्छी है, कह सकते हैं उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, तो हम उसको एग्जीक्यूशन वर्क दे रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वन पर्सन विद ऑल द एबिलिटीज, कि एक पर्सन के अंदर सारी एबिलिटीज़ को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के लिए टेलर ने क्या सजेस्ट करा, अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशलिस्ट थ्रू हिज टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि जो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी थी उसके हिसाब से हर वर्क के लिए उसके स्पेशलिस्ट को ही हमें अपॉइंट करना चाहिए, जिसके थ्रू क्या होगा, जब कोई स्पेशलिस्ट किसी वर्क को करेगा तो हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारा जो कॉस्टिंग है वो कम होएगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये कौन सी टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल या कह सकते हैं कौन सी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहा है स्टेटमेंट। तो पहला है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो इसके अंदर हम बात करते हैं काम को करने का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं और हमारी जो भी कह सकते हैं एडिशनल एक्टिविटी हैं, जो काम की एक्टिविटी नहीं होती, उनको हटा देते हैं। ये हमारा नहीं सोल्यूशन। दूसरा है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर बात करते हैं किसी काम को किस तरह किया जा सके कि हम अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी को ला सकें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्स का, कैपिटल का, हर चीज़ का। तीसरी हमारी जो यहाँ पर कह सकते हैं जो टेक्निक है वो होती है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसके अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास 8 स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई भी काम है तो हम प्लानिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट हायर करते हैं और एग्जीक्यूशन के लिए अलग पर्सन को हायर करते हैं। प्लानिंग के अंदर 4 पर्सन वर्क करते हैं एक साथ और एग्जीक्यूशन में भी 4 पर्सन वर्क करते हैं और एक सिंगल पर्सन इन सभी को डील करता है। मतलब हर वर्क के लिए अलग पर्सन को अपॉइंट किया जाता है यहाँ पर, अलग अलग स्पेशलिस्ट को। तो यही फंक्शन आपकी इस स्टेटमेंट को बता रहा है। ये स्टेटमेंट इसी फंक्शन की बात कर रही है, इसी टेक्निक की बात कर रही है। तो इसका आपका जो सी ऑप्शन है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक्स इंक्लूड्स, कि आपकी जो भी वर्क स्टडी टेक्निक्स होती हैं इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो वर्क स्टडी क्या होती है, इसमें हम देखते हैं किसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कौन से ऐसे मोशन हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी काम को करने के लिए, अगर हम काम कर रहे हैं तो कितने टाइम बाद हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे जो वर्कर्स हैं वो थक जाते हैं, उनको कितना रेस्ट चाहिए, कितना टाइम ऑफ इंटरवल उनके लिए गैप चाहिए। तो इन सभी की हम बात करते हैं वर्क स्टडी टेक्निक्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों ही ऑप्शन में है, टाइम स्टडी भी है, मोशन स्टडी भी है और फैटिक स्टडी है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और अ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कि कौन सी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने प्रोडक्ट की जो लाइन है उसको डिक्रीज कर कर उसे फिक्स टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर हमें उस टेक्निक के बारे में पता करना है। तो 4 टेक्निक्स देखी हैं। पहली है मेथड स्टडी, दूसरी है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, तीसरी है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क और चौथी है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो हम जो सी ऑप्शन आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, इसके अंदर हम बात करते हैं किस तरह काम के जो भी अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव किया जाए, अननेसेसरी प्रोडक्ट है उनको एलिमिनेट किया जाए और फिक्स प्रोडक्ट का ही प्रोडक्शन किया जाए। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन which is widely used in automobile companies these days as well. Identify the technique. अब कौन सी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसका मैक्सिमम यूज़ कहाँ किया जाता है, असेंबली लाइन में। असेंबली लाइन मतलब जहाँ पर अलग अलग पार्ट्स को असेंबल कर कर कोई स्पेसिफिक गुड्स बनाया जाता है, और इसका मैक्सिमम यूज़ कहाँ होता है, हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के अंदर। तो हमें उस आइडेंटिफाई करना है उस टेक्निक को। तो सबसे पहली टेक्निक है मोशन स्टडी। ये आपकी नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर तो हम बात करते हैं वेजेस की, कितनी सैलरी दी जाए, कितने वर्कर्स होने चाहिए, ये सब चीज़। दूसरा है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं अपनी फालतू की एक्टिविटीज़ को। तीसरा है मेथड स्टडी या एग्जैक्टली मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी के अंदर हम देखते हैं कि किस काम को किस तरह किया जा सके कि उसके रिसोर्सेज का बेटर से बेटर यूज़ कर सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। और मैक्सिमम हमारी जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं हर कोई मेथड स्टडी का ही यूज़ करता है अपनी असेंबली लाइन को कंप्लीट करने के लिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी, कि टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, या एग्जैक्टली ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी काम को करने के लिए कितने वर्कर्स को हायर किया जाए। दूसरी स्टेटमेंट है टू फॉर्मुलेट सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स। अब जब हम टाइम स्टडी करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि कौन सा वर्कर कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास सही है। तीसरा है टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो तीनों ही ऑप्शन, तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे टाइम स्टडी को करने के लिए। तो इसका जो डी ऑप्शन है करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट aims to determine the amount of frequency of rest interval that should be provided to the employees during working hours। तो यहाँ बात करी जा रही है कि कौन सा प्रिंसिपल होता है, कौन सी टेक्निक होती है जहाँ पर हम बात करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को कितना रेस्ट इंटरवल देना चाहिए उनके वर्किंग आवर्स के बीच में। तो ये हमने किस में देखा था, हमने देखा था ये फैटिग स्टडी के अंदर, जो कि आपके ऑप्शंस में नहीं है। टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है, मेथड स्टडी है, लेकिन आपका फैटिग स्टडी नहीं है। तो यहाँ आपका जो फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय टेलर इन ऑर्डर टू, कि टेलर के थ्रू डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को क्यों डेवलप किया गया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीस रेट सिस्टम होता क्या है। अब जैसे आपने कोई एक यूनिट बनाई किसी प्रोडक्ट की, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाएगा, जितनी यूनिट बनाओगे उतने आपको रुपए मिलेंगे। तो ये होता है पीस रेट सिस्टम। जिसको क्यों बनाया गया, तो पहला ऑप्शन हमारे पास डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स की तरफ से पहचान करने के लिए इसको बनाया गया। एग्जैक्ट ये राइट ऑप्शन आपका। दूसरा है रिवॉर्ड द एफिशिएंट वर्कर। अब जो वर्कर एक दिन में ज़्यादा काम करेंगे तो उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, रिवॉर्ड भी मिलेंगे, तो ये ऑप्शन भी सही है। और तीसरा है मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर टू परफॉर्म बेटर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करेगा हमारे इनएफिशिएंट वर्कर्स को, क्योंकि जो जितना काम करेगा उसकी सैलरी उतनी रहेगी। तो इसके तीनों ऑप्शन ही सही है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट है हमारे पीस रेट सिस्टम को डेवलप करने के लिए। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू हायर प्रोडक्शन एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो बात करता है हायर प्रोडक्शन और बेटर वर्क की, किसमें, सेम एफर्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है डिसिप्लिन, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है डिवीजन ऑफ वर्क, या चौथा है ऑर्डर। तो डिवीजन और वर्क के अंदर हम क्या बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी काम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, और हर पार्ट कौन करता है, उसका एक छोटा पार्ट स्पेशलिस्ट उस काम को करते हैं। तो जब स्पेशलिस्ट किसी स्पेसिफिक वर्क को करेगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, और हमारा जो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और हमारी जो क्वालिटी होगी बेटर वो भी इम्प्रूव होगी। तो इसका ऑप्शन आपका जो सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपका 26 क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजरल पावर, but at the same time a manager should have the necessary authority to carry out his responsibility। अब प्रिंसिपल जनरल मैनेजमेंट जो बात करता है प्रिंसिपल कि एक मैनेजर के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि अपनी पावर्स का वो दुरुपयोग कर सके, लेकिन इतनी पावर होनी चाहिए उसके पास कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने काम को पूरा करवा सके। तो किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारे मैनेजर्स के पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि अपने काम को, अपने वर्क को करवा सके अपने एम्प्लॉयज़ से। तो इसका ऑप्शन जो आपका जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन है आपके 26 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी फ्योल विच एडवोकेट्स दैट देयर शुड बी अ गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टी। मतलब हर लेवल पर अच्छे सुपरवाइजर्स हों और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लियर और फेयर एग्रीमेंट हो जुडिशियस एप्लीकेशंस और पेनल्टीज़ का। ये सब किसके अंदर होता है, ये तब आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होगा, जो कि आपके ऑप्शंस में नहीं है। तो इसका जो आपका डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि थ्रू दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल गाइड्स द मैनेजर्स टू एग्जिबिट एक्सप्लेनरी बिहेवियर एंड एडवर्साइजेस that they should not fall into temptation of misusing their power for personal benefit at the cost of general interest of the organizations। किस प्रिंसिपल के अंदर हेनरी फ्यूल बात करते हैं कि हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, बल्कि उन्हें देखना चाहिए कि किस डिसीजन के अंदर उनके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है। तो ये प्रिंसिपल बात कर रहा है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो ये बिल्कुल अगेंस्ट हमारे गलत है। दूसरा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी गलत है। तीसरा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़कर हमें देखना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अच्छा है। तो इसी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हेनरी फ्यूल हमारी ऊपरी स्टेटमेंट के अंदर। तो ये स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही है। तो ये आपके कुछ MCQs थे इस यूनिट के जो कि ख़त्म होते हैं। आई होप आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।